क्वेश्चंस प्रोटीन्स पे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो आपका इंसुलिन आप बोल सकते हैं, सॉरी केराटिन, और ग्लोबुलर प्रोटीन में आप इंसुलिन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये दो नाम यहाँ पे चल सकते हैं, मे बी और भी इसमें आगे फाइब्रस और इसमें आप डिफरेंस में भी देखेंगे बहुत सारी चीजें मेंशन है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो आपका फाइब्रस प्रोटीन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन? तो दो डिफरेंस कम से कम आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए। तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि दीज आर लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये कुछ इस तरीके के फाइबर्स होते हैं जो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और एक लंबे फाइबर्स बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये आपके क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो ये जो है ये आपके क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सो दीज आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये पानी में सॉल्युबल हैं, ये पानी में मतलब फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है पानी में और ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होता है। तो ये एक डिफरेंस ले सकते हैं पहले दो। तीसरा, दीज आर लीनियर पॉलीमर्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फाइबर्स के बीच में। तो फाइबर्स के बीच में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है दीज प्रोटीन्स हैव 3 डायमेंशनल फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो इनका लीनियर मॉलिक्यूल होता है इस तरीके का, लेकिन ये बाद में जाके फोल्ड हो जाता है, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात ध्यान रखना, ये इंटरमॉलिक्यूलर है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। तो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिक्विड प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स, एग, एल्बुमिन। तो ये पार्ट जो है एग का एल्बुमिन पार्ट जो लिक्विड है वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो पार्ट इसमें, और यहाँ इंटरनल यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर बाय। तो देखिए एमिनो एसिड के अंदर दोनों तरह के ग्रुप होते हैं, एक एमिनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, COH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और बेसिक एमिनो ग्रुप है और सेम मॉलिक्यूल में। तो दोनों रिएक्ट करेंगे, जब दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस से, भाई ये बेसिक ग्रुप एसिड से रिएक्ट कर सकता है और एसिडिक ग्रुप बेस से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। तो आंसर सिंपल है, बट द रिएक्शन से समझे तो आपको रिएक्शन जस्टिफाई करने को लिखनी पड़ सकती है। एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड का पहले ड्यूटर आयन बनता है। होता क्या है यहाँ पे, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है COH का, ये जाके यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव गेन होने की वजह से H3 और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ H पॉजिटिव का लॉस हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस डाइपोलर आयन को ज्विटर आयन या आप डाइपोलर आयन या फिर इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको आप इंटरनल सॉल्ट भी कह सकते हैं क्योंकि कैटाइन आयन होता है सॉल्ट में, तो इंटरनल सॉल्ट तीसरा नाम ये दिया जा सकता है। अब ये ज्विटर आयन को अगर आपने एसिडिक मीडियम में रखा, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन कहाँ अटैक करेंगे, इस नेगेटिव सेंटर पे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। अब ये कैटाइन की तरह बिहेव करेगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखा तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। ऐसे ही बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन है, तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, यहाँ से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव, क्या बना देगा, वाटर। तो ये एनाइन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एनोड की तरफ जाएगा। तो देखिए एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये कैटाइन की तरह एसिडिक मीडियम में, ज्विटर आयन ऑफ एमिनो एसिड एसिडिक मीडियम में कैटाइन की तरह और बेसिक मीडियम में एनाइन की तरह एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे एसिडिक और बेसिक मीडियम के बीच का अगर कोई pH आप ले लें, जिससे कि ना वो कैटाइन रहे ना एनाइन, बल्कि दोनों चार्ज उसके ऊपर एग्जिस्ट करें, बल्कि यहाँ पे दोनों चार्ज उसके ऊपर एग्जिस्ट करें,
तो वहां पे एक सर्टेन ऐसा पीएच आपको ढूंढना है जब दोनों चार्जेस अगर बरकरार हैं मॉलिक्यूल आयन पे, यानी कि ये डायपोलर आयन है तो ज्विटर आयन है, तो ना तो ये कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। तो उस पीएच को जिसपे कि दोनों चार्ज रहते हैं, ना ये कैटाइन बनता है ना एनाइन बनता है, बल्कि दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ना ये कैथोड पे जाएगा ना एनोड पे जाएगा, तो उस पीएच का नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द पीएच एट विच, देखिए बात हो रही है पीएच की, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? अ पीएच एट विच ज्विटर आयन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड का ज्विटर आयन नीदर माइग्रेट्स टू एनोड और कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच है जिसपे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। चौथा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड्स? तो एसिडिक एमिनो एसिड्स आर दोज व्हिच कंटेन more number of carboxylic group as compared to amino group. Example, aspartic acid और glutamic acid. और बेसिक एमिनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर ज्यादा एमिनो ग्रुप होते हैं, यानी कि बेसिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है। ऊपर वाले में मोर नंबर किसका है? एसिडिक ग्रुप का, और यहाँ पे मोर नंबर किसका है? बेसिक ग्रुप का, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसे लाइसिन या आर्जिनाइन। और न्यूट्रल वो होते हैं जिनमें कि एक एमिनो ग्रुप है और एक ही सीओएच ग्रुप है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें न्यूट्रल बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके दो COH ग्रुप हैं एक ही मॉलिक्यूल में। दिस इज एस्पार्टिक एसिड और ये क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड। और ऐसी बेसिक में आप देख सकते हैं एक COH ग्रुप है बट दो NH2 ग्रुप है। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप था, दो COH ग्रुप है। तो अगर COH ग्रुप का नंबर ज्यादा है NH2 से तो आप इन्हें एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे, और अगर बेसिक NH2 का नंबर ज्यादा है तो आप इन्हें बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि ग्लाइसिन। एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ग्लाइसिन का, और इसमें ये जो एमिनो एसिड यहाँ लिखा हुआ है इसको चेक कर लेते हैं। तो ग्लाइसिन बनाने के लिए आप कार्बन एटम, उसकी 4 वैलेंसीज बनाइए, और चारों वैलेंसीज पे NH2 और COH ग्रुप तो आएगा ही, एमिनो एसिड है, लेकिन बची हुई दो वैलेंसीज पे H है। सो दिस इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। और इसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डिफरेंस तीनों तरह के मैंने आपको बता दिए, हालांकि पूछा से एसिडिक और बेसिक। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स? तो आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनता है तो ये आगे एक रिएक्शन में आपको समझाता हूँ। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए, ये एक एमिनो एसिड है। कैसे पहचाना भाई? एक COH ग्रुप हो गया और एक NH2 ग्रुप हो गया, तो ग्लाइसिन। ये दूसरा एमिनो एसिड है, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप का एक H हमने अलग कर दिया। ये दूसरा प्लस के बाद आप देख रहे हैं दूसरा एमिनो एसिड है, तो यहाँ पे NH2 का H और COH ग्रुप का OH। एसिड और बेसिक ग्रुप दो अलग अलग एमिनो एसिड्स के कंबाइन करेंगे, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड CONH को कहते हैं हम, इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो ये यहाँ पे आप इसको यहाँ आंसर में लिख सकते हैं।
कि what is peptide bond and peptide linkage. So this can be done कि यहाँ पे ये बॉन्ड आप बना के दिखा सकते हैं. डिफाइन द टाइप फॉलोइंग टर्म एसेंशियल एमिनो एसिड. ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड. ऐसे एमिनो एसिड, देखिए एमिनो एसिड टोटल होते हैं 20 में से 10 हमारी बॉडी में बनते हैं और 10 हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं. जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं उनको कहते हैं एसेंशियल, क्योंकि वही जरूरी है जो हमें डाइट से ऑब्टेन करने हैं. Which cannot be synthesized in body and must be obtained through diet are called as essential amino acid. दो नाम याद कर लीजिए, वेलाइन और ल्यूसाइन. अगर आपने ये एमिनो एसिड्स नहीं खाए और आपकी डाइट में ये मौजूद नहीं है तो एक डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, लैक ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसे हम क्वाशियोर बोलते हैं. और अगर ये सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आगे फर्दर डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम है मेरामस. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो देखिए डीनेचुरेशन का मतलब है कि प्रोटीन अपना जो ओरिजिनल नेचर है वो खो दे. तो यहाँ पे वो उससे क्या होगा, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा. प्रोटीन की एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और उसका लॉस होता है कब, जब आप चेंज करते हो पीएच या टेम्परेचर या फिर कुछ सॉल्ट आप ऐड कर दीजिए. 3 कंडीशन है, एक पीएच, टेम्परेचर में चेंज लाइए और सॉल्ट. और उसकी वजह से क्या होता है, इन 3 चेंजेस की वजह से अगर आप तीनों में से कोई एक भी चेंज कर रहे हैं तो डिसरप्शन हो जाता है. किसका? नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का. तो नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डिसरप्शन जब होगा, इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव स्ट्रक्चर? तो नेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं. नेटिव स्ट्रक्चर मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपके एमिनो एसिड्स किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे. ये एमिनो एसिड्स हैं, इनको आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब आप अरेंज करते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है. अब वो प्रोटीन बॉडी के स्ट्रक्चर में जहाँ यूज होना है उसके हिसाब से बनेगा. आंख में यूज होना है, आंख के लिए प्रोटीन बनाया जाएगा, क्योंकि सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं. तो नए सेल्स के लिए आप इसको नंबर 1 बोल दो, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4. सपोज करिए ये सीक्वेंस है जिसमें कि इन्हें रखना है. तो ये सीक्वेंस, नाम तो इनके आपने देखा कि वेलाइन, ल्यूसाइन, इस तरीके के नाम और स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये सीक्वेंस है. और ये बीच में जो इनको जोड़ रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, अभी जो आपने पीछे पढ़ा. पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये CONH बॉन्ड, 2 एमिनो एसिड्स को. तो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होकर जो सीक्वेंस बनता है. अब आप अगर सोचें कि ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि नाक या कान में यूज होना है, कान में यूज होना है, आपने क्या किया, चौथे वाले को पहले ले आए, तीसरे वाले को बाद में लगा दिया, ये पूरा प्रोटीन बदल जाएगा, एक नया प्रोटीन बन जाएगा. तो ये सीक्वेंस बड़ा स्पेसिफिक होता है और इसको बोलते हैं नेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसको आप बदल ही नहीं सकते. और ये कैसे अरेंज होना है, ये इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है. डीएनए बताता है कहाँ के लिए प्रोटीन बनाना है. तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, सेकेंडरी और टर्शरी, अगर डीनेचुरेशन होता है तो क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं प्रोटीन के, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि नेटिव स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट. ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे नेटिव स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो प्रोटीन ही खत्म हो जाएगा. तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये डिस्ट्रॉय होने से लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये आपका मेंटेन रहता है. तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के जो हम आगे पढ़ेंगे. तो डिस्ट्रप्शन यहाँ होता है आपका सेकेंडरी और टर्शरी का, जिससे उसकी जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो वहाँ पे आपकी लॉस हो जाती है. बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, जो मेनली कभी कभी उसे नेटिव स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. नेटिव स्ट्रक्चर में अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसके सेकेंडरी और टर्शरी में हो रहा है.
Define the following term amino acid. Organic compounds containing both amino and carboxylic group are called amino acid. तो ये देखिए, ये कार्बन है, या एल्काइल ग्रुप है, इधर H है, ये एमिनो ग्रुप हो गया और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया COH। तो देख सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप्स हैं उनको एमिनो एसिड बोलते हैं। अब अगर अल्फा पोजीशन पे आपका यहाँ पे एमिनो ग्रुप है तो अल्फा एमिनो का आ जाएगा। देखिए फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन एटम, मान लीजिए कार्बन एटम है और यहाँ पे मैं NH2 ग्रुप लगाता हूँ और ये COH है, यहाँ पे कोई भी R ले लीजिए, यहाँ पे H ले लीजिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन एटम अल्फा है, अल्फा पे एमिनो है इसीलिए नाम पड़ जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर बीटा कार्बन इसके बाद वाला होगा उस पे एमिनो है तो बीटा एमिनो एसिड हो जाता है। ऐसे ही गामा डेल्टा। डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन्स आर पॉलीमर, प्रोटीन एक तरह के पॉलीमर होते हैं जिन किस चीज के, अल्फा एमिनो एसिड के, लेकिन ये लिंक्ड किससे होते हैं, लिंक्ड बाय एमाइड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप, और इस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये COH ग्रुप और ये NH2 ग्रुप दूसरे है उसका एमिनो एसिड का, H और OH हटा दीजिए, ये जो CONH ग्रुप है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल NH2 ग्रुप का H और COH ग्रुप का OH वाटर में निकल जाता है और ये जो बॉन्ड बनता है CONH, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। Where does water present in the egg go after boiling the egg? आखिर पानी जो होता है एग के अंदर वो जाता कहाँ है? तो समझिए, an egg contains soluble globular protein। तो यहाँ पे soluble globular protein होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही कर देते हैं, एल्बुमिन, which is present in white part। जब आप बॉइलिंग करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं, तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्रोटीन की। जब आप बॉईल करते हैं को तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आपने तीन चीजें पढ़ी हैं जिससे डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, टेम्परेचर है, पीएच है और सॉल्ट। तो आप टेम्परेचर डाल रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाती है इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन से। तो आपने देखा पहले क्या था, ग्लोबुलर, जब ये सॉल्युबल था, और अब ये इनसॉल्युबल हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रस में। अगर आप बॉइल्ड एग को पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे उसको ग्लोबुलर पार्ट यानी कि बिना बॉइल किए अगर आप यहाँ पे इसको ले लेते हैं तो वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो अंदर प्रेजेंट थे, सॉल्युबल पार्ट जब ये था, ग्लोबुलर पार्ट था, तो वाटर मॉलिक्यूल आर यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। तो पानी कहाँ चला जाता है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज अप हो जाता है और डीनेचुरेशन यानी कि कोएगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का। कोई भी प्रोटीन को अगर आप हीट करते हो तो वहां पे हीटिंग की वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा और वापस उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल प्रोटीन है, आप देख सकते हैं कई बार स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और ये क्या है, डीनेचर्ड प्रोटीन है। तो ये अनबॉइल्ड एग है और यहाँ पे ये बॉइल्ड एग आपको दिखा रखा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म पॉलीपेप्टाइड। जब आप बहुत सारे एमिनो एसिड जोड़ देते हैं, तो देखिए आपने दो एमिनो एसिड्स को जोड़ा, पहला एमिनो एसिड ये रहा जिसे एमिनो एसिड 1 बोल देते हैं, और फिर आपने इसको जोड़ दिया, दो एमिनो एसिड हो गए। तो अब ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है जो आपस में इसको जोड़ रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से दो एमिनो एसिड आपने कनेक्ट कर दिया, फिर आपने तीन कनेक्ट कर दिए तो AA3 ये बन गया ट्राइपेप्टाइड, एंड सो ऑन, टेट्रापेप्टाइड। ऐसे करके जब आप 10 यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते अगर आप 10 तक आ जाते हैं, AA10, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड हो गए, 3 4 जुड़ गए, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, 10 तक, डेका तक आप ओलिगोपेप्टाइड्स को इस तरीके से बोल सकते हैं जी। ओलिगोपेप्टाइड्स कौन से होते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर आप 11वां जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आप इसको पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं।
11 से ज्यादा, 11 या 11 से ज्यादा, 10 से ज्यादा होने चाहिए। पॉलीपेप्टाइड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड बाय कोएगुलेशन ऑफ 10 और मोर एमिनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जब 10 या 10 से ज्यादा आपके जुड़ जाते हैं एमिनो एसिड्स, तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। ये 50 तक भी हो सकते हैं, 40-50 कितने भी हो सकते हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉली वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी नंबर जो आपने आपको रिपीट कर रहा है वो 10 से ज्यादा हो। डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप स्पेसिफिक सीक्वेंस रखते हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन बताता है? डीएनए। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो आरएनए को बताता है भाई ये प्रोटीन बनाना है तो ये सीक्वेंस रखो एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड तो 20 है लेकिन प्रोटीन 10 लाख है, तो आप प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए 20 एमिनो एसिड्स की परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कितने प्रोटीन बन सकते हैं। इन विच वेरियस एमिनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर। तो एक दूसरे से ये लिंक कैसे हैं, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन। अगर आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बदल दिया तो डिफरेंट प्रोटीन। देखिए एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, इनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और बाद में ये जो पॉलीपेप्टाइड बना, जैसे यहाँ पे कितने जुड़े, 3 4 5 6, तो हेक्सा पेप्टाइड कहेंगे इसे। जैसे ही 10 से ज्यादा आपके कनेक्ट हो गए पॉलीपेप्टाइड्स, 10 6 कार्बन एटम के 2-3 कनेक्ट हो गए, तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि हमने जो भी प्रोटीन होता है उसमें एक NH2 ग्रुप एंड होता है और एक COH ग्रुप, क्योंकि बीच में से तो कंबाइन कर रहा है, ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप कंबाइन कर गए पेप्टाइड बॉन्ड बना के। सिमिलरली यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड आपका बना हुआ है। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जब एमिनो एसिड आपके लिंक होते हैं, ये देखिए ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या होगा, लास्ट में किसी एमिनो एसिड का COH ग्रुप छूटा होगा क्योंकि NH पार्टिसिपेट कर गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और किसी एमिनो एसिड का नाइट्रोजन NH2 ग्रुप। फ्री एंड में यही दो ग्रुप्स होंगे। जो जहाँ नाइट्रोजन वाला एंड है उसको N टर्मिनल एंड बोलते हैं, और COH जहाँ पे है फ्री एंड तो उसको C टर्मिनल एंड बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने तो 2-3 यहाँ दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए पहला एमिनो एसिड ग्लाइसिन, दूसरा लाइसिन, ठीक है, ल्यूसाइन, वेलाइन, एलानाइन, ये ग्वेनाइन या ग्लूटेन होगा, जो भी नाम है। तो आपने इसको इस सीक्वेंस में लगाया तो पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये, तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे नहीं जी इसको मैं पहले लगा देता हूँ, सेकंड वाले को थर्ड की पोजीशन पे, थर्ड को सेकंड की पोजीशन पे, नहीं, अलग प्रोटीन बन जाएगा। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है कहाँ का प्रोटीन बन रहा है, किडनी का, हार्ट का, पैर का, मसल्स का, हेयर्स का, नेल्स का, वो सब सीक्वेंस डीएनए में है। यहाँ के सेल मरते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, और ये प्रोटीन्स, तो ये एमिनो एसिड आपको बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं जो एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल तो बॉडी के अंदर बन जाते हैं। सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस बना दिया, ये स्ट्रेट नहीं रहता, ये स्ट्रेट नहीं रहता। ये क्या होता है, ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो आप ये देखो, ये हेलिकल फॉर्म देखिए। अब आखिर ये स्ट्रेट चेन क्यों नहीं रहा? पीछे तो हमने भाई सीधे सीधे जोड़ दिए थे तो ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए था, फिर ये ऐसा क्यों हो जाता है, हेलिकल फॉर्म क्यों ले लेता है? तो उसकी वजह जानिए। यहाँ पे देखिए CONH बॉन्ड होते हैं, आपने पीछे एमिनो एसिड में देखा कि CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। देखो ये NH बॉन्ड और CO बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बीच में बन जाता है तो ये फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेट न रह के कॉइलिंग हो जाती है स्प्रिंग की तरह। ये स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है आपका। तो ये राइट हैंड हेलिक्स आपका बनेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे काम कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स बन गया। तो पॉलीपेप्टाइड चेन forms all the possible hydrogen bond by twisting to a right-handed screw with NH and CO group of each amino acid residue, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये टर्न पे आपको दिखेगा, टर्न पे आप यहाँ पे देख सकते हैं
सबसे ज्यादा ये CONH बॉन्ड जितने होंगे उतना टर्न शार्प हो जाएगा। अब बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बीटा प्लेटेड में मान लीजिए ये 3 अल्फा हेलिक्स आप देख रहे हैं जो ये रोटेट हो रहे हैं। मान लीजिए ऐसे अल्फा हेलिक्स बहुत सारे बन गए, 3 दिखा रखे हैं आपको। अब इनके बीच में भी आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। इनके बीच में भी ये देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर बहुत सारे अल्फा हेलिक्स, आपने ये एक अल्फा हेलिक्स देखा है, ऐसे बहुत सारे अल्फा हेलिक्स अगर आपस में कनेक्ट हो जाएं तो एक शीट बन जाएगी और उस शीट को बीटा प्लेटेड बोलते हैं। प्लेटेड मतलब इसमें प्लेट्स होती हैं, जैसे पर्दे में प्लेट्स होती है ना, एक आगे है एक थोड़ा सा पीछे है एक आगे है, तो ये भी इसी तरीके से अरेंज है। ये भी एक थोड़ा आगे होगा और एक प्लेट पीछे होगी एक आगे होगी, तो ऐसे जैसे पर्दे में है वहां से ये वर्ड लिया है, ड्रेपिंग से, ड्रेपर्स से ये वर्ड लिया है प्लीटेड। All peptide chain are stretched out in a nearby maximum extension and then laid side by side and held together by intermolecular hydrogen bonding. तो यहाँ अगर आपसे पूछे अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, आप कहेंगे इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में है। और ये अलग अलग अल्फा हेलिक्स जो आपस में कनेक्टेड है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो बीटा प्लेटेड शीट आप देख सकते हैं, एक प्लेट पीछे की तरफ है तो एक ही आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ आगे की तरफ, तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर का होता है। इसको आप ऐसे समझना चाहें तो यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स में ये प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये ही आगे जाके इसमें भी इस तरह का इम्पैक्ट डालती हैं। तो प्रोटीन यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, COH और NH ग्रुप, फिर ये अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ये बहुत सारे अल्फा हेलिक्स जुड़ गए तो बीटा प्लेटेड बन गया। और आगे पढ़ेंगे कि जब ये बीटा प्लेटेड बहुत सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए एक बीटा प्लेट है, एक और बीटा प्लेट है, यहाँ पे एक और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वहां पे बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आपस में अरेंज होते हैं। जैसे ये शीट बन गई, एक और शीट मान के चलिए, एक और शीट, ये शीट्स आपस में कनेक्टेड है तो टर्शरी स्ट्रक्चर पे आ जाता है। और फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? टर्शरी के साथ अब सल्फर जुड़ गया तो सल्फोप्रोटीन बन गया, फास्फोरस जुड़ गया तो फास्फोप्रोटीन बन गया, उनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इनके डायग्राम्स थोड़े देख के चलिए, कई बार ये पहचानने में आ जाते हैं कि बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। जब आप हीटिंग करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, सेकेंडरी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, ये आपका इंटैक्ट रहेगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पॉलीपेप्टाइड आपको बता चुका हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये पीछे हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? ये पेप्टाइड लिंकेज, इस डेफिनेशन को याद रखिए। दूसरा आपको डीनेचुरेशन के बारे में बताया था, तो डीनेचुरेशन के बारे में भी ध्यान रखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और तीसरी चीज यहाँ पे थी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पे ही देखी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या होता है। तो रिपीटिशन है ये क्वेश्चन का। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड? Amino acid which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are called essential. आपको बाहर डाइट से जो ऑब्टेन करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे एसेंशियल हैं, और जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं तो which cannot be synthesized obtained through diet, और ये which can be synthesized और उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल याद रखिए, एलेनाइन, ग्लूटामिक, और यहाँ पे वेलाइन एंड ल्यूसाइन। ये दो नाम याद रखिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के। मेंशन द टाइप ऑफ लिंकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों बना? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि आपने देखा डिफरेंट एमिनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, A1, A2, A3 ऐसे करके, ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। क्रॉस लिंकेज, जो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो लिंकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लीजिए एक चेन ये है एक चेन ये है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसको पहले नंबर वाले को ज्यादा ध्यान दो। अल्फा हेलिक्स के लिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपने देखा पीछे, और बीटा शीट के लिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वापस उसी शीट पे जाके देख लेते हैं, ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्फा हेलिक्स में, और ये बीटा प्लेटेड में इंटरमोलिकुलर। तो ये दोनों चीजें हो गई, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर है और ऊपर इंट्रा है अल्फा हेलिक्स में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो आंसर है पेप्टाइड।
नेम द लोकेशन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द बॉडी, राइबोसोम्स, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं इन्हें, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गिव टू डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। व्हाट चेंज occurs इन द नेचर ऑफ एग प्रोटीन ऑन बॉइलिंग। प्रोटीन जो होता है एग प्रोटीन वो डीनेचर हो जाता है और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। ये भी हमने पीछे डिटेल में समझ लिया। एमिनो एसिड में बी एसिडिक, एल्कलीन और न्यूट्रल। हाउ डज दिस हैपन। तो अगर इक्वल नंबर है, यहाँ पे इक्वल नंबर है एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो न्यूट्रल, मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप है देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये बेसिक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है एमिनो ग्रुप से तो एसिडिक। एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और एस्पार्टिक एसिड। व्हाट आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 100 से 1000 एमिनो एसिड। सोचिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड से आप जोड़ रहे हैं ये 100 या 1000 के बीच में अगर ये एमिनो एसिड है तो आप उसे प्रोटीन कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 100 to 1000 amino acid in a proper conformation are called protein. What do you mean by proper conformation? mean जो sequence है basic. What do you mean by isoelectric point? तो पीछे पढ़ लिया था हमने कि the pH at which zwitter ion of alpha amino acid neither migrates to anode or cathode under the influence of electric field is known as isoelectric point. तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और ये हम पीछे कर चुके हैं।